हेलो गाइड्स, नमस्कार। नई शुरुआत चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि हमने विज्ञान विषय 10वीं की चालू की है, उसका एक चैप्टर डाल दिया था। ये चैप्टर 2 है अम्ल और क्षार एवं लवण। तो इसमें अपन ने इसका भी एक पार्ट चैप्टर 2 का आपने डाल दिया है। जिसने भी नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइड्स देख लेना, क्योंकि उससे वो देखोगे तभी ये वाला भी समझ में आएगा। सो गाइड्स, देखते हैं आज अपन इस वीडियो का सेकंड पार्ट, चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट, अम्ल क्षार का और लवण का। तो क्या है इसमें, सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं, अपन इसको देखेंगे। जो सभी अम्ल होते हैं और क्षारक होते हैं उनकी समानताओं को देखेंगे। सो गाइड्स, चलते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। क्या है इसमें, जैसे आपको पता होगा कि हमने एक क्वेश्चन आंसर उस पार्ट में करवा दिए थे और ये इतना सब करवा दिया था। अब चलते हैं आगे। क्या है इसमें, सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानता है। अनुभाग 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म पाए जाते हैं। जो अम्ल होते हैं उसमें हमने देख लिया है कि सभी अम्लों में क्या होता है, एक प्रकार के समान गुणधर्म पाए जाते हैं। क्या गुणधर्मों में समानता होती है। हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्लों में कौन सी गैस निकलती थी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती थी। यदि धातुओं के साथ कोई भी अम्ल क्रिया करता था उससे कौन सी गैस निकलती थी, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कैसी गैस है, एक ज्वलनशील गैस है। गाइड्स, बीच में यदि आपका किसी भी चीज़ का पता करते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर याद करने को बैठते हैं तो याद नहीं होता है, क्योंकि इसलिए बता दिया कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस थी। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। सभी अम्ल, जितने भी अम्ल होते हैं प्रकार के, उसमें हाइड्रोजन होता है, क्योंकि उनसे अपन ने 2-3 प्रैक्टिकल करके भी देखा कि धातुओं में जिंक के साथ में अपन ने प्रैक्टिकल किया था तो पॉप करके मोमबत्ती जल जाती थी, क्योंकि ज्वलनशील गैस थी हाइड्रोजन। और अपन ने धातुओं के साथ भी क्रिया करके देखा, उसमें बहुत सी गैसें तो लवण, जल और वो हाइड्रोजन गैस निकलती थी, है ना। तो हाइड्रोजन युक्त होते हैं सभी लवण। क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं, इसमें जांच करने के लिए बताया गया है। क्या लिखा है कि देखिए, ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। ठीक है ना। एक कॉर्क की 2 कीले लगाकर कॉर्क को 100 मिलीलीटर के बीकर में रख दीजिए, ये बताया गया है। देखिए ये है, इससे क्या होता है, देखिए इन्होंने रबर का कॉर्क ले लिया, ए विलयन है, काय का है, तनुकृत अम्लीय विलयन, तनुकृत अम्लीय विलयन, और एक होता है सांद्र अम्लीय विलयन। तो जो ये 2 विलयन है, इसमें क्या डिफरेंस है। जो सांद्र अम्लीय विलयन होता है उसमें जल की मात्रा क्या होती है, कम पाई जाती है, अम्ल ज़्यादा पाया जाता है। और जो तनुकृत अम्लीय विलयन होता है उसमें जल की मात्रा अधिक होती है। ए वाला अम्लीय विलयन है। ए, इसमें लोहे की कील डली हुई है, ए बीकर है पूरा। इससे क्या होता है, देखिए अपन देखते हैं इससे क्या होता है। ये एक बैटरी है 6 वोल्ट की, ठीक है ना। ये बल्ब लगा हुआ है, तो इसमें दोनों तरफ से स्विच गए हैं। तो अपन क्या देखते हैं इसमें कि इसमें बल्ब जलने लगता है। जैसे ही अपन इसमें डालते हैं, ये तनुकृत अम्ल में डालते हैं तो बल्ब जलने लगता है, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल का विलयन होता है उसमें बल्ब नहीं जलता है। क्या अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, जैसा कि 2.3 में दिखाया गया है, क्योंकि अम्ल है यहाँ पे और अम्ल से तार को जोड़ा गया है तो बल्ब क्या हुआ था, जलने लगा था, ठीक है ना। परंतु आप देखेंगे ग्लूकोज एवं अल्कोहल विलयन का विद्युत का चालन नहीं करते हैं, वो विद्युत का चालन नहीं कर रहे थे। जो ग्लूकोज और अल्कोहल जो अपन ने ऊपर देखा था ना, ये
लिखा हुआ था। एक में अपन ने तनु अम्ल लिया था सल्फ्यूरिक अम्ल, और एक में अल्कोहल विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया था। तो जो अल्कोहल विलयन और ग्लूकोज का विलयन था उसमें क्या हो रहा था, बल्ब नहीं जलता था यदि उसके बैटरी के तार अपन डाल रहे थे इसमें तो। और जो अपना ये इसका विलयन था तनुकृत अम्लीय विलयन था, उससे क्या होता था कि बल्ब जलने लगता था। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए गाइस, अम्लीय विलयन विद्युत का प्रवाह हो रहा है, और अम्लीय विलयन विद्युत का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों से द्वारा होता है। क्योंकि हमने देखा था कि जो अम्ल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन का प्लस आयन पाया जाता है। किनमें, अम्लों में। और क्षारकों में हाइड्रोक्साइड का माइनस आयन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रो ऑक्साइड, वो बना है गाइस, का माइनस आयन पाया जाता है, ऋणात्मक आयन पाया जाता है। किसमें, क्षारकों में। और अम्ल में हाइड्रोजन का प्लस आयन पाया जाता है। अम्लों में धनायन तथा ऋणायन जैसे हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोजन का पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक में क्लोराइड जो होता है वो माइनस का होता है, हाइड्रो और H जो होता है वो धन का होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन धन का होता है। जैसे हाइड्रो नाइट्रो ऑक्साइड में नाइट्रो ऑक्साइड जो होता है वो माइनस का होता है, और जो H होता है वो प्लस का होता है। इसी प्रकार इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, CH3COO और H2SO4 सल्फ्यूरिक हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल में SO2 होते हैं। चूंकि अम्ल उपस्थित धनायन H प्लस, क्या लिखा है देखिए, चूंकि अम्ल में उपस्थित धन आयन H प्लस है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन का धन आयन उत्पन्न होता है। जो अम्लीय विलयन होता है उसमें हाइड्रोजन का धनात्मक आयन उपस्थित होता है, देखिए, ठीक है। इसी प्रकार इसका गुणधर्म अम्लीय होता है। इसी कारण इसका जो गुणधर्म होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी अम्ल हैं उसमें क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये तो अपन पहले बता चुके हैं। और इसमें हमने ये प्रयोग करके भी देखा, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का धन आयन निकलता है। तो देखते हैं आगे, चलते हैं आगे। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके क्रियाकलाप को दोहराइए। अब अभी अपन ने अम्ल का प्रभाव देखा कि अम्ल में अपन ने क्रिया करके देखा किसका, विद्युत, अपन ने बैटरी डाली तो उससे क्या निकल रहा था, हाइड्रोजन का H प्लस निकलता था। अब देखते हैं क्षारकों में क्या होता है, जो क्षारक होते हैं उससे क्या निकलता है, क्या उसमें धन आयन निकलते हैं या ऋण आयन निकलते हैं। देखिए अपन देखते हैं, चलिए गाइस। जैसे जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक क्या होता है, यही क्रियाकलाप में बताया गया है। क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं, इसकी जांच करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली है ये, ठीक है। इसमें सोडियम डाला हुआ है, सोडियम क्लोराइड डाल दिया गया है। ये परख नली का चिमटा है, इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से भरा हुआ है ये ड्रॉप, ठीक है ना। अब इससे क्या हो रहा है, इसमें परख नली की चिमटा परख नली, निकास नली है, और आर्द्र लिटमस ये पत्र है ये। इससे क्या समझ में आ रहा है, देखिए गाइड, देखते हैं। HCl गैस का निर्माण होता है इस चित्र में। क्या होता है, HCl गैस, मतलब कि अम्लीय होता है HCl, सॉरी गाइड्स। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति
हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। जो जल होता है उसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। देखिए जल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, चाहे वो जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्लस आयन पृथक नहीं हो पाते हैं, अलग नहीं हो पाते हैं। उनमें H+ या HCl हाइड्रोक्लोरिक अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार इसमें बताया गया है कि वो अलग नहीं होते हैं। ठीक है ना, आयन हाइड्रोजन के आयन निकलते थे उसमें भी। जैसे HCl है प्लस अपन ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये HCl, और इसमें अपन ने क्या मिलाया, H2O। H2O मीन्स जल मिलाया, और जल मिला करके क्या बना, H के अब H2 था यहाँ पे और AH, तो कितना हो जाएगा, 3H हो गया। ये संतुलित मतलब समीकरण है, ये संतुलित तो नहीं, हाँ संतुलित समीकरण है। और फिर बाद में H3 हो गया, और O तो यहाँ बन ही है तो O यहाँ लिख दिया O+ का, और इससे क्या हुआ, माइनस का क्लोराइड, ये एक साइड हो गया, इससे इसको पृथक कर दिया गया। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, लेकिन जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं, इसलिए इनको जल के अणुओं के साथ रखा गया है। हाइड्रोजन आयन सदैव H+ हाइड्रोनियम आयन को दर्शाना चाहिए, जैसे H+ H2O H3O। हमने देखा कि अम्ल में जल H3O तथा H के प्लस आयन प्रदान करता है। आइए देखें कि क्षारक जल में घोलने पर क्या होता है। क्षारक को अपन जल में घोलते हैं, अभी अपन देखते हैं कि यदि क्षारक को जल में घोलते हैं तो क्या होता है। अभी अपन ने अम्ल का देखा कि अम्ल में यदि अपन को क्रिया करते हैं तो क्या होता है, H+ आयन निकलते हैं। ठीक है ना, अब अपन देखते हैं क्षारकों को कि क्षारक में यदि अपन क्रिया करते हैं, जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, उससे क्या निकलता है। सो गाइस चलते हैं आगे, देखते हैं। जैसे कि ये क्षारक है, क्या है ये, क्षारक है, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये, OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि साबुन। ठीक है गाइस, उसको अपन देख सकते हैं, मतलब कि नहाने धोने का सोडा पाउडर मतलब डिटर्जेंट। ठीक है ना, ये कैसे सॉलिड अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में मतलब कि समझ लो आप साबुन। इसमें अपन जल मिलाते हैं तो इसमें जल में H2O क्या है, एक जल का सूत्र है, तो जल मिलाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम अलग हो जाता है, सोडियम के अलग अणु जे आ जाते हैं, Na अलग हो जाता है, और OH- का अलग हो जाता है, क्योंकि वो अकेले नहीं रह सकता, इसलिए OH अलग हो जाता है, मतलब हाइड्रोक्साइड अलग माइनस निकल के आता है, हाइड्रोक्साइड का माइनस का निकल के आता है। देखिएगा ये निकल के आया, और सोडियम अलग हो गया। अब इसी प्रकार देखिए ये वाला क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में अपन ये क्या है, क्षारक है, क्या है ये, क्षारक है, और क्षारक में अपन क्या मिला रहे हैं भाई, जल मिला रहे हैं, H2O पानी मिला रहे हैं, तो इससे क्या निकल रहा है, पोटेशियम का K निकल रहा है, और यहाँ पर भी OH का माइनस मतलब कि हाइड्रोक्साइड के ऋणात्मक अणु प्राप्त होते हैं हमको। अब इसी प्रकार यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक ठोस अवस्था में, क्योंकि S लिखा है, और इसमें अपन क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो इससे क्या निकल के आ रहा है, मैग्नीशियम निकल के आ रहा है, अलग हो जाता है, और प्लस 2OH का माइनस का निकल के आता है, किसका, माइनस का निकल के आता है। देखिए ये माइनस का, तो अपन ने क्या देखा यहाँ पे कि जितने भी क्षारक होते हैं उनके साथ में यदि जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो गाइस क्या निकल के आता है, ऋणात्मक
हाइड्रोक्साइड की निर्माण होता है। और अम्ल के साथ में अपन क्रिया करवा रहे थे तो उसमें क्या धनात्मक आयन निकल रहे थे, इसमें क्या निकल रहा है ऋणात्मक आयन निकल रहे हैं। सो गाइस चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या लिखा है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ये नोट्स लिखा है, एक प्रकार से नोट बना है। सभी क्षारक जो होते हैं, जैसे हमने क्षारक देखा वो NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, सब जल में नहीं घुलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो घुल जाते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह होता है, वही बताया साबुन की तरह होता है। और स्वाद कैसा होता है इनका, ये पहले ही बता चुके हैं कि इनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। प्रकृति संक्षारक होती है, मतलब ये यदि अपन पानी में साबुन डाल देते हैं या फिर धीरे धीरे तो उसका संक्षारण होने लगता है, वो ऑटोमेटिक घुलने लगता है। तो जो वो क्योंकि क्षार होता है, क्षार क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। और जो इन्हें कभी भी छूना नहीं चाहिए या नहीं चखना चाहिए, हानिकारक होता है। 2.1 में क्षारक या कौन से क्षारक क्षार हैं ये सारणी में दिया हुआ था, ठीक है। सो गाइस देखिए जो क्षारक और अम्ल होते हैं हमें इनको देख करके पता लगाना चाहिए, ना कि छूकर या चखकर। यदि अपन छूते हैं या चखते हैं तो इससे अपन को हानि पहुंच सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइस कभी भी ये नहीं करना कि आप चखने लगो या छूने लगो जिनके बारे में अपन को पता ना हो, इससे क्या होता है हानि हो सकती है, अपन को कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। अब हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H+ हाइड्रोक्साइड के धनात्मक अणु निकालते हैं, जबकि सभी क्षारक OH के माइनस मतलब कि ऋणात्मक अणु उत्पन्न करते हैं। अब उदासीन अभिक्रिया निम्नलिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं हम कि उदासीन अभिक्रिया क्या होती है, देखते हैं आगे। देखिए अम्ल और प्लस में क्षारक मिलाते हैं तो क्या है, ये उदासीन प्रक्रिया है और इसमें क्या हो जाता है, दोनों का प्रभाव खत्म हो जाता है, अम्ल का भी और क्षारक का। और इससे क्या बनता है, लवण बन जाता है और जल बन जाता है। लवण जल, लवण क्या होता है, एक साल्ट होता है, साल्ट जानते हो, नमक होता है लवण, और जल अलग हो जाता है। तो अम्ल और क्षारक को यदि अपन साथ में मिलाते हैं तो लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। जैसे अम्ल और HX प्लस M और हाइड्रोक्साइड MX+HOH का, यहाँ पे धन आयन है और यहाँ पे ऋण आयन है। अम्ल क्या है, धनात्मक आयन मिलता है अम्ल से, और क्षारक से क्या मिलता है, OH का ऋणात्मक आयन मिलता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, H, देखिए AH है तो H2 और O क्या है, यहाँ पे सिंगल है तो H2O मतलब जल का निर्माण हो जाता है। आयन से ही क्या बनता है, जल बनता है। देखिए गाइस आपको समझ में ना आया हो तो यहाँ पे देखिए अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं तो लवण और जल कैसे बनता है, अपन ये देखते हैं। जैसे अम्ल का कौन सा आयन मिलता है अपन को, H+ मिलता है, H+ का मिलता है। अब इनको अपन क्या कर रहे हैं, प्लस जोड़ रहे हैं। और क्षारक का क्या मिलता है, OH- का मिलता है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो H, ए वाला और ए वाला H क्या हो जाएगा, 2H हो जाएगा। तो तो H2 हो गया और O सिंगल है तो O आ जाएगा। तो क्या बन गया, H2O। H2O मीन्स हो गया पानी, तो हमको जल मिला। और लवण के लिए A है, लवण के लिए देर लगेगी लेकिन समझ में आ जाएगा गाइस। आइए देखते हैं अम्ल क्षारक में जल मिलाने में क्या होता है। अम्ल क्षारक में जल मिलाने में अब जल का देखते हैं कि क्या होता है। ये सांद्र अम्ल,
देखिए गाइस, जल में अम्ल या क्षारक घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। यदि अपन को यहाँ कोई बीकर में क्या रखा हुआ है, जल रखा हुआ है, और यहाँ से ये क्या है, जल रखा हुआ है, यहाँ से हम क्या डाल रहे हैं, यहाँ से अम्ल डाल रहे हैं और यहाँ से क्षारक डाल रहे हैं। सॉरी गाइस, यहाँ समझ बताने में, यहाँ कोई बीकर में क्या है गाइस, अम्ल जल रखा हुआ है, तो गाइस यहाँ जल और क्षारक घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल को मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल जल मिलाने से उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फुलित होकर बाहर आ सकता है, आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में किया जा रहा है, कांच का पात्र भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बोतल पर चेतावनी के चिन्ह पर ध्यान दीजिए, जो चेतावनी के चिन्ह। जल और अम्ल क्षारक मिलाने में आयन की सांद्रता के प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण या अम्ल क्षारक तनुकृत कहते हैं। सो गाइस, इस वाली लाइनों में क्या बताया गया है, देखिए अब समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें यदि आप जल मिला रहे हैं, जल में क्या मिला रहे हैं अपन, अम्ल मिला रहे हैं, अम्ल या क्षारक मिलाते हैं, क्या अम्ल या क्षारक मिलाते हैं। यहाँ पे जल रखा हुआ है, इसमें अम्ल या क्षारक डाल रहे हैं अपन, तो अपन को इसको घोलते हुए, शरबत की तरह घोलते हुए मिलाना चाहिए। ये नहीं कि जस्ट अपन ने पहले ही आराम से डाल दिया। और यदि अपन नहीं डालते हैं तो उसमें ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब इसमें ऊष्मा निकल सकती है। जैसे अपन कभी आपने देखा होगा कि जब हमने उस वाले लेसन में बताया था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, इनमें रसायन मिलते हैं तो ऊष्मा निकलती है। इतनी ज़्यादा ऊष्मा निकल सकती है कि आप जल सकते हैं या ऊपर आ सकता है वो, जैसे अपन या किसी जैसे चूने में अपन पानी डालते हैं ना, तो पानी, पता है चूना क्या रिएक्ट करता है, बिना बुझा चूना में पानी डालते हैं तो क्या होता था, वो उतनी तेज ऊष्मा उससे निकलती थी, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा जैसे नीचे आग लगी हो और चाय क्या उबलती है ना, तो अब आपने देखा होगा कि जैसे चाय उबलती है ना, उसी प्रकार चूना में भी पानी डालने से आग भी ना लगाओ, कुछ ना करो, रख दो, तो उसमें क्या इतनी तेजी से रिएक्ट करता है कि उसमें बहुत तेज निकलती है। इससे क्या हो सकता है, बर्तन भी फूट सकता है, आप भी जल सकते हैं। बहुत सावधानी से हिलाते हुए मिलाना चाहिए अम्ल को और पानी में अम्ल को या क्षारक को, इससे बहुत तेजी से ऊष्मा निकलती है। हाँ, सो गाइस, हमने देखा कि हमको बहुत ही आसानी से, तेजी से नहीं मिलाना चाहिए और हिलाते हुए मिलाना चाहिए और सावधानी से मिलाना चाहिए। इससे क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि यह क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इससे बहुत तेजी से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा लगती है, अपन ये लेसन फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। देखिए, जल में अम्ल तथा क्षारक मिलाने से आयन की सांद्रता के प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। वही बताया गया है, यदि अपन जल में अम्ल और क्षारक दोनों मिलाते हैं तो उनकी सांद्रता में प्रति इकाई, मतलब OH+ का अम्ल के कारण और OH- का क्षारक के कारण, तो इनके आयन हैं जो उनमें कमी आ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तनुकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। अम्ल या क्षारक जल में मिलाने से उसके आयतनों में जो कमी आती है, इस प्रक्रिया को ही तनुकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। यह अम्ल या क्षारक
तनुकृत होते हैं। अम्ल या क्षारक तनुकृत उस स्थिति में होते हैं। क्या होता है, जल में यदि अपन अम्ल और क्षारक मिलाते हैं तो उसमें उनके आयनों में कमी आ जाती है और इनके आयनों में कमी आ जाती है। ये अम्ल का है, ये क्षारक का है, तो कमी आ जाती है, तो इसी को तनुकरण की प्रक्रिया कहते हैं। देखते हैं गाइड्स आगे क्या है, क्वेश्चन आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। यदि आपने समझा होगा अच्छे से तो आपको ये क्वेश्चन आंसर करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जैसे देखिए हाइड्रोक्लोरिक और हाइड्रोनाइट्रोक्साइड आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोल यौगिक अम्लीयता के लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि हमने ये क्रियाकलाप वहाँ पे देखा था कि अब क्रियाकलाप किया था आपने एक और देखा था कि HCl से क्या होता था, और HCl से यदि जल के साथ में बैटरी में तार लगाने से क्या हो जाता था, वो जलने लगते थे, क्योंकि उनमें विद्युत का प्रवाह होता था। अम्ल में, किसमें, अम्ल में विद्युत का प्रवाह होता था, उसमें धन आयन पाए जाते हैं। अम्ल में प्रवाह होता है विद्युत का। और जो ये अल्कोहल और ग्लूकोज यौगिक के विलयन थे, इसमें अम्लीय प्रभाव हमको आयन नहीं निकलते थे, ना ही वो जलता था। क्यों नहीं जलता था, क्योंकि इसमें अम्लीय प्रभाव नहीं। सो गाइस, इसमें क्या हो रहा था, इसमें ग्लूकोज में धनायन नहीं बनते थे इसके, और जो जो अम्ल होता था उसमें क्या, ग्लूकोज में अम्ल में धनायन बनते थे, इसलिए वह प्रदर्शित करता था अल्कोहल, और वो प्रदर्शित नहीं करता था अम्लीयता को। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो अम्ल का जलीय विलयन इसलिए विद्युत का चालन करता है क्योंकि इसमें H+ आयन बनते हैं। क्या बनते हैं, H+ आयन बनते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलते। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक इसलिए नहीं बदलते हैं लिटमस पत्र को रंग, क्योंकि वो शुष्क होते हैं, उसमें जल नहीं पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक जो होते हैं, यदि वो अम्लीय होते या फिर वो जल होता, जल की मात्रा ना होने के कारण वो लिटमस का रंग नहीं बदल पाते हैं। यदि गाइड्स इनसे संबंधित क्वेश्चन चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको PDF इसी में दे देंगे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 मतलब कॉपी की नोट्स बना के आपको दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल को तनुकृत करते समय क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए। अम्ल को तनुकृत करते समय सो गाइड्स यहाँ बताया गया है कि हमेशा हमें क्या पूछा गया है कि अम्ल को जल में नहीं मिलाना चाहिए। अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए, और जल में अम्ल मिला सकते हैं। क्यों नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि अम्ल की सांद्रता बहुत अधिक होती है, और यदि अपन अम्ल में जल मिलाते हैं तो क्या होता है, उसमें भयंकर विस्फोट भी हो सकता है और उसके हानिकारक परिणाम भी हमें भुगतने पड़ सकते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जल में अम्ल मिला सकते हैं, जल में अम्ल मिला सकते हैं, लेकिन अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए। अम्ल की सांद्रता अधिक होती है, क्योंकि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोक्लोरिक H2O की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। अम्ल के विलयन में तनुकृत करते समय H+ आती है। सो गाइस यहाँ में देखिए आप क्षारक में क्षारक मिल रहे हैं, मतलब NaOH तो पहले से क्या है, क्षारक है,
और इसमें अपन क्षारक मिलाएंगे फिर से, तो क्षारक और क्षारक मिलाने से क्या हो जाएगा, देखिए इसमें भी OH अपन को प्राप्ति होती क्योंकि ये क्षारक है, और इसमें भी OH की प्राप्ति होगी माइनस की। तो माइनस जब इनकी प्राप्ति होगी तो इनकी सांद्रता बढ़ जाएगी, मतलब OH की सांद्रता बढ़ जाएगी। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा लेसन। देखते हैं आगे, अम्ल एवं क्षारक के विलयन के कितने प्रबल होते हैं, अपन को अब इनके प्रबलता को देखना है। हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक को सूचकों का उपयोग करके अम्ल और क्षारकों में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने H+ और H- आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होना तनुकरण के बारे में पढ़ा है। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या को जान सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमने आयनों से पता चला कि हमें अम्ल से H+ मिलता है और जो वो होता है क्या क्षारक होता है उसमें हाइड्रोक्साइड का माइनस अणु प्राप्त होता है। क्या हम लेकिन अब कितना प्राप्त होता है, क्या हम इसकी सांद्रता को जान सकते हैं। अभी तो अपन को इतना पता है कि प्राप्त होता है, बट कितनी मात्रा में प्राप्त होता है, इसके बारे में कितना प्रबल है कितना कम है, इसके बारे में जानने की कोशिश देखते हैं अपन। इसको जानने के लिए सार्वत्रिक सूचक का मिश्रण होता है, सार्वत्रिक सूचक होता है इसको जानने के लिए, उनकी मात्रा जानने के लिए इसका उपयोग ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता के विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करता है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। किसी भी चीज की सांद्रता जानने के लिए एक स्केल का विकसित किया गया है जिसे हम क्या कहते हैं, pH स्केल। इससे हमको पता चल जाएगा कि ये धन आयन है, इस साइड के हमें क्षारक से धन आयन मिल रहे हैं या माइनस आयन कितनी मात्रा में मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये एक जर्मन शब्द का अर्थ है शक्ति, मतलब उसकी शक्ति का प्रबलता का पता लगाना। ये स्केल में कितने होते हैं, अंक होते हैं, वो 14 होते हैं। यदि और 14 होते हैं तो 7 अम्लीय होते हैं और 7 क्षारीय होते हैं। अब यदि वो क्षारीय होंगे तो 7 से ज़्यादा वाला मान होगा तो वो क्षारीय होगा, 7 से कम वाला होगा तो उदासीन मतलब अम्लीय होगा। और जितने ज़्यादा अपन लास्ट में इस साइड जाएंगे 1 2 3 लास्ट का नंबर ज़्यादा अम्लीय होगा और यहाँ लास्ट का नंबर मतलब 14 वो ज़्यादा क्षारीय होगा। सो गाइस देखते हैं आगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, अधिक अम्लीय 14 और अधिक क्षारीय pH मान ज्ञात कर सकते हैं। वही बताया, जो 14 वाला होगा वो अधिक क्षारीय होगा और जो 1 वाला होगा वो अधिक अम्लीय होगा और बीच का होगा वो लवण होगा, मतलब उदासीन होगा। क्षारीय को दर्शाने हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH उतना कम होगा। हाइड्रोनियम आयन की किसी भी उदासीन विलयन में pH मान 7 होगा। यदि कोई उदासीन विलयन है मतलब हाइड्रोजन और उनकी कोई प्रभाव नहीं है तो उसका pH मान कितना होगा, वो 7 होगा। बीच का मान कितना होगा, 7 होगा, मतलब यह क्या होगा, उदासीन होगा, ना ज्यादा अम्लीय है ना क्षारीय। विलयन का मान 7 से कम, यदि वो 7 से कम है तो समझ लो कि वह क्या है, अम्लीय है। यदि 7 से कम में अम्लीय होगा और pH मान 7 से 14 तक बढ़ता है। विलयन में OH- मतलब हाइड्रोक्साइड के ऋणात्मक सांद्रता की वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात क्षार की शक्ति बढ़ जाती है। जब इसकी कमती है अम्ल की तो क्षार की बढ़ेगी। समानता pH सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। सो गाइस देखते हैं आगे। ये क्या है, ये pH स्केल है। क्या है, pH स्केल। अब ये 7 क्या है, एक उदासीन है, मतलब बीच का है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 4 5 6, यहाँ 6 तक, ठीक है ना। और फिर यहाँ से 7 8 9 10 11 12 13
और 14। तो जो 7 से कम होगा तो समझ लो कि वो अम्लीय है। अब जितनी ज़्यादा 7 से कम होगा पीएच मान, उतना ही क्या होगा, कोई भी विलयन अम्लीय उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। 1 या 0 में सर्वाधिक अम्लीय है। और यहाँ पे 7 से जितना ज़्यादा पीएच मान होगा, मतलब हाइड्रोक्साइड के माइनस के अणु होंगे, तो उतने ही ज़्यादा क्या होगा, वो विलयन क्षारीय होगा। इस स्केल का बताने का मतलब यही होता है। देखिए गाइस, ये क्या है, ये यहाँ पे 1 है, 0 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये जितनी बढ़ता जा रहा है तो कितना है, ये अम्लीय का देखना, अपन को इतना देखना है गाइस, इतना, नीचे का नहीं देखना अभी। तो ये क्या है, यहाँ पे 1 में सबसे ज़्यादा अम्लीय था, 0 में, फिर 1 में थोड़ा और कम गया, 2 में थोड़ा और कम गया, 3 में और कम गया, 4 में और कम गया, 6 में थोड़ा कम हुआ, 7 में और कम गया, 9, 8, 10, 11, 14 में यदि 14 मान है तो बहुत कम अम्लीय है। और क्षारीय की संख्या देखिए यहाँ बढ़ती जा रही है। यदि यहाँ पे क्षारीय बहुत कम था, 1 में, 2 में बढ़ गया, 3 में बढ़ गया, 4 में, और ये 14 में सर्वाधिक क्षारीय हो गए। ये क्षारीय का विलयन था। ये जो ये था लास्ट में, ये क्षारीय की मात्रा बताता था। यहाँ पे 7 से कम मतलब सर्वाधिक अम्लीय, और 7 से ज़्यादा क्षारीय, और 7 बीच का मान है। ये ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। आई होप गाइड्स आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इसे पीएच स्केल को गाइड्स। देखिए ये 0 है। अब हमने ये बताया था आपको पहले भी कि जो अम्लीय होता है, अम्ल तो लिटमस पेपर को क्या करता है, अम्ल लाल करता है, क्योंकि अम्ल में देखिए आप क्या लिखा रहता है, अम्लपन कैसे लिखते हैं, ला आता है। तो ये लाल कर देता है किसी भी चीज को, क्या कर देता है, लाल। और जब ये अम्ल लाल करता है तो क्षारक क्या करता है, नीला करता है। क्या करता है क्षारक, क्योंकि अम्ल का उल्टा क्षारक होता है। जब अम्ल लाल करता है तो वो प्रकृति भी उसकी लाल करती है, तो उसकी क्षारक की नीली करती है। तो गाइस देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ये अम्ल सर्वाधिक अम्लीय कहाँ पे है, 0 में। और 7 तक देखिए अपन उदासीन माना जाता है इसको। हमने बोला था 7 से ज़्यादा पीएच स्केल है, ये पूरी पीएच स्केल बनी हुई है, ठीक है ना। अब 7 से कम वाले यहाँ जितने नीचे पीछे चलते जाएंगे अपन 0 में जाएंगे तो सर्वाधिक अम्लीय मिलेगा, और यहाँ पे सर्वाधिक बड़ी संख्या में जाएंगे तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्षारीय विलयन होगा। जैसे 0 में सर्वाधिक अम्लीय है और बहुत ज़्यादा लाल है, और यहाँ पे सर्वाधिक क्या है, बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या मतलब ये क्या है, क्षारीय है, 7 से बहुत ज़्यादा है। 7 से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा क्षारीय है। तो क्षारीय होने के कारण ये देखिए आप देख सकते हैं इसका रंग कितना है, बहुत ज़्यादा नीला है, और स्वाद में ये कड़वा होगा और ये ज़्यादा खट्टा होगा। इसी प्रकार देखिए आप यहाँ पे A1 में थोड़ा कम है, और ये उदासीन है यहाँ का बीच में, यहाँ से बढ़ता गया है। और यहाँ बढ़ते जाने से क्या हो, ये क्षारक है बढ़ते जाते हैं, और अम्लीय क्या होते हैं, ज़्यादा घटते जाते हैं। मतलब ये छोटी छोटी संख्या में, क्योंकि यहाँ से घटना शुरू हो जाता है। 7 से बाद 6 आता है, 6 से बाद 5 आता है, 5 के बाद 4 आता है, और जितना ही घटेगा वो उतना ही अम्लीय प्रवृत्ति उसकी ज़्यादा बढ़ेगी। और यहाँ पे जितना ही बढ़ेगा इसकी क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। बढ़ने में क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है और घटने में अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, ध्यान देना गाइड, से क्वेश्चन बना है। फिर देखिए यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है, इनका पीएच मान बताया गया है। देखिए जो टोमेटो है ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जैसे स्टोमेच है, इसका पीएच मान क्या होता है, देखिए ये टार्टरिक, इसमें ये नींबू है, नींबू 2 के बीच में है, लेमन के बीच में 2, 3 के बीच में होता है इसका पीएच मान। नींबू में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक स्टोमच में पाया जाता है। देखिए ये HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो यहीं पे 1 और 2 के बीच में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस पाया जाता है जिसको अपन टोमेटो में टार्टरिक, और इसी प्रकार ये अम्लीय है, अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। और ये क्या है, स्टोमच
टेबल ये 10 पाया जाता है। और ये ब्लड है, देखिए ब्लड का पीएच मान पता है आपको कितना होता है? 7 से 8, 7.4 के 8, तो देखिए 8 के बीच में होता है। तो ये है ब्लड का पीएच मान। तो ब्लड क्या हुआ, क्योंकि ये देखिए 7 से ज़्यादा है तो क्या हुआ, क्षारीय हुआ। और ये जठर रस जो है या नींबू है, ये क्या हुआ, ये अम्लीय हुआ, क्योंकि 7 से नीचे है। तो 7 से ऊपर वाले क्षारीय और 7 से नीचे वाले अम्लीय। गाइस आपको समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। देखिए यहीं पे यहाँ पे भी बताया गया है कि जो 7 का कलर ए है, 7 का ए है, सॉरी गाइस, यही लिखना है। देखिए यहाँ पीएच मान के बारे में बताया गया है। लार का पीएच मान कितना होता है, तो लार का कितना होता है ये बताया गया है। देखिए यहीं पे हमने बताया था, उसमें भी उस वाली जो स्केल लाए थे हम, उसमें बताए थे। देखिए जठर रस कहाँ पाया जाता है, अपने पेट में पाया जाता है, स्टोमच में पाया जाता है। उसका पीएच मान 1.2 से 1.2 तक है, 0 से। तो ये कैसा पाया जाता है, अम्लीय, क्योंकि हमने कहा 7 से इस साइड वाले अम्लीय और 7 से इस साइड ऊपर वाले क्षारीय। तो सर्वाधिक अम्लीय, बहुत ज़्यादा अम्लीय पाया जाता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.2 होता है, मतलब 2 से 2 के बीच में यहाँ पे पाया जाता है नींबू का। देखिए तीर का निशान लगा हुआ है, ये है नींबू का पीएच मान। तो ये क्या होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि 7 से बहुत ज़्यादा कम है ये। और इसका शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल है तो वो उसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। तो अपन जान जाएंगे कि ये शुद्ध है। रक्त का पीएच मान हमने कहा, वहाँ भी बताया था कि 7 से ज़्यादा, 8 से कम, तो 7.4 होता है, 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, मतलब क्षारीय। देखिए यहाँ पर रक्त का पीएच मान अम्लीय होगा कि क्षारीय, 7 से ज़्यादा है और 7 से 0.4 है, तो 7 से 7.4 मतलब 4 है, मतलब कि क्षारीय है। और इस साइड वाला अम्लीय है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियम जो साबुन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो ये सर्वाधिक क्षारीय होता है, इसमें बताया गया है। देखिए इसका कलर भी देख लीजिए आप। और इसका क्या पीएच मान 14 होता है, और 14 है तो मतलब सर्वाधिक क्षारीय है। चलते हैं गाइड्स आगे। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति जल में क्रमशः H+ आयन तथा O हाइड्रोक्साइड माइनस के आयन की संख्या पर निर्भर करती है। हम समान सांद्रता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल होते हैं। जो अधिक मात्रा में H+ उत्पन्न करते हैं तो वो ज़्यादा अम्लीय होंगे, अम्ल कहते हैं। जबकि H+ आयन उत्पन्न करने वाले दुर्बल अम्ल कहलाएंगे, कम आयन करने वाले दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। क्या आप यह बता सकते हैं कि दुर्बल और प्रबल क्षारक क्या होते हैं? बिल्कुल बता देंगे, है ना। जैसे दुर्बल क्षारक क्या है, दुर्बल क्षारक 1 है तो वो सबसे दुर्बल है ना, उसका पीएच मान यदि 1 है तो क्षारक में, और अम्ल में यदि 1 है तो सबसे ज़्यादा प्रबल है, और अम्ल में यदि सबसे कम है तो 14 है पीएच मान, तो वो सबसे कम अम्लीय है, बहुत ही कम अम्लीय है, ना के बराबर। देखिए अपने दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व क्या है, हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व। सॉरी गाइस, देखिए पीएच मान का महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में।
सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आगे पढ़ेंगे बाद में पीएच मान का महत्व। यदि आपको वीडियो पसंद आती है सो गाइस कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ गाइस यदि आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बिना ऐसे वीडियो को पूरा देखें हमेशा। और देखने के साथ साथ में अपने कमेंट बॉक्स में राय अवश्य बताएं कि आपको कैसी वीडियो लगी। यदि पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, यदि पसंद नहीं आता है वो आपकी इच्छा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कारण बताते हुए डिसलाइक करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। आई होप आपको पसंद आया होगा।